तो हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लासेस पर। तो एसएससी जीडी के लिए मॉडल प्रश्न यानी कि जो प्रैक्टिस सेट है जीके और जीएस का, वो आज 7वें नंबर का है, जो कि लगभग थोड़े ही समय में इन सबको हम लोग समझ लेंगे और कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा, डेन्यूब, राइन या यूराल? ठीक है, देखो, वोल्गा, डेन्यूब, राइन और यूराल। तो यूरोप की सबसे जो लंबी नदी है वो आपकी है कौन सी? वोल्गा। ठीक है, कौन सी है? वोल्गा। हालांकि डेन्यूब सेकंड लार्जेस्ट रिवर यूरोप की है। ठीक है, डेन्यूब जो है ये जो हो आपकी दूसरी दूसरी ये क्या है? सबसे लंबी नदी है। कहाँ की? यूरोप की। और पहली कौन सी है? वो है वोल्गा। ठीक है। अच्छा, राइन नदी की बात करें तो एक राइन घाटी पूछ लेता है। तो राइन अगर आ जाए कि राइन घाटी कहाँ पे नदी है, इस नदी के किनारे घाटी है, तो राइन घाटी जो है ये है जर्मनी में। कहाँ पे है? जर्मनी में है। ठीक है, कहाँ पे है? जर्मनी में है राइन घाटी। बाकी यूराल आपने पर्वत भी सुना होगा, यूराल नदी भी सुना होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि एशिया को और यूरोप को अलग करने वाली जो नदी है या जो पर्वत है वो यूराल पर्वत ही है। ठीक है ना, वो कौन सा? यूराल पर्वत है। ठीक, तो ये वोल्गा नदी हो गई। ठीक है, वोल्गा नदी हो गई। आगे देखिए, अगला है कि टी, कैडी और पुट आदि शब्दावलियां किस खेल से संबंधित हैं? पोलो से, स्क्वैश से, गोल्फ से या टेनिस से? तो ये जो टी है, कैड है, पुट है, इन ऐसे शब्द हैं जिनका संबंध क्या है? वो है आपका गोल्फ से। किससे है? तो ये गोल्फ से है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, गोल्फ से। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि टी गोल्फ से ये टी, कैडी और पुट का संबंध है। ठीक है, गोल्फ से। गोल्फ में एक कप है, राइडर कप, बड़ी ही प्रसिद्ध कप है राइडर कप। तो राइडर कप का संबंध किससे है? तो गोल्फ से ही। ठीक है, गोल्फ से ही है। चलिए देखिए, अगला कि चौथी पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? देखो, जो चौथी पंचवर्षीय योजना है इसका मॉडल आपसे पूछ लिया जाता है कि मॉडल इसका क्या है, क्योंकि आपने देखा कि टोटल 2000, अगर हम बात करें कि 1951 से लेकर 2017 तक टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली। उस 12 पंचवर्षीय योजनाएं में 3 योजना अवकाश भी आपको देखने के लिए मिलता है। नहीं, 3 योजना अवकाश भी देखने के लिए मिलता है। तो जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो किसी न किसी मॉडल पर आधारित थी। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित था, ये सवाल आपसे बन जाता है। ठीक है, तो देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना की हम लोग बात करते हैं तो कहा गया भाई फोर्थ ईयर, तो ये डी आर गाडगिल, डीपी धर, हेराल्ड डोमर, गुन्नार मिर्डल। तो देखिए, इसमें जो डी आर गाडगिल हैं, ठीक है, यही वाला आंसर क्या है आपका, हालांकि सही है। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना डी आर गाडगिल। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज और भी देखना ये है कि ये डी आर गॉडिल यहाँ पे ऑप्शन क्या है? सही है। जो डीपी धर की बात करें, डीपी धर, तो ये जो आपका 5 ईयर प्लान था उसका ये मॉडल है। ये जो आपका हेराल्ड डोमर वाला है ये आपका फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान है उसमें है। गुन्नार मिडल की बात करें तो ये का जो रोलिंग प्लान आया था ना, रोलिंग प्लान, रोलिंग प्लान, या इसे हम लोग अनवरत योजना कहते हैं। अनवरत योजना, तो उस समय जो लाया गया था उसके ये कह सकता उसका मतलब उसका मॉडल था गुनार मिल्टर वाला। अब थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि चौथी पंचवर्षीय योजना पूछा ही है तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं। देखिए कि फोर्थ 5 ईयर प्लान, ये हालांकि चला कब से कब तक था? तो 1969 से लेकर 1974 के बीच चला था। कब? 1969 से लेकर 1974 के बीच चला था। तो अब देखिएगा, यहाँ सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है यहाँ पे कि चौथी जो पंचवर्षीय योजना है, चौथी पंचवर्षीय योजना है, क्या इसी पंचवर्षीय योजना में, इसी पंचवर्षीय में कह सकते हैं कि 1969 में कितने 14
बैंकों का क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है। फिर इसी पंचवर्षीय योजना में लगभग 1970 में क्या शुरू हुआ है, ऑपरेशन ऑपरेशन फ्लड या फिर श्वेत क्रांति शुरू हुई। श्वेत क्रांति भी क्या होगी, यहाँ पे शुरू होगी। ठीक है, श्वेत क्रांति भी शुरू हुई थी। तो ये 4th 5 ईयर प्लान के तहत ही सारे हो रहे हैं। 1971 में जो युद्ध भी हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, तो वो भी 1971 में, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना का ही क्या था, ड्यूरेशन था। खजुराहो का मंदिर यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया, 1983, 1986, 1987, 2014। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इसको शामिल तो 1986 में किया गया, क्योंकि 1986 में किया गया। ठीक है। खजुराहो मंदिर, तो ये कहाँ पे है, हालांकि ये एमपी में है। कहाँ पे है ये है एमपी में, मध्य प्रदेश में, और इसका संबंध जैन धर्म से है। ठीक है, यानी कि खजुराहो मंदिर का संबंध किससे है, जैन समुदाय से। किससे है, जैन समुदाय से। अब देखिएगा यहाँ पे 1983 अगर हम बात करते हैं तो 1983 में आप देखेंगे तो जो ताजमहल है, ताज महल को भी शामिल किया गया था 1983 में ही। उसके अलावा जो आपका आगरा फोर्ट है, आगरा फोर्ट है, उसको भी 1983 में ही शामिल किया गया था। ठीक है, उसको ही 1983 में शामिल किया गया था। 1987 की ओर बात करें तो इसमें जो पट्टदकल जो स्मारक है कर्नाटक में, उसको 1987 में शामिल किया गया था। ठीक है, लेकिन जो खजुराहो का मंदिर है उसे 1986 में शामिल किया गया। किसमें, यूनेस्को की सूची में। सास बहू मंदिर किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या गोवा। देखो जो सास बहू मंदिर है, सास बहू जो मंदिर है ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में है। हालांकि मध्य प्रदेश में कई सारे मंदिर यहाँ पे हैं, कई सारे मंदिर यहाँ पे हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो एक मंदिर आपको मिल जाएगा, ये जिसे बोलते हैं महाकालेश्वर, महाकालेश्वर का मंदिर। ठीक है, महाकालेश्वर मंदिर, तो ये कहाँ पे है, ये स्पेशली उज्जैन में है, उज्जैन में। हालांकि ओंकारेश्वर भी मिल जाएगा मंदिर, ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर मंदिर भी आपका मध्य प्रदेश में है। उसके अलावा कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक है, बाकी खजुराहो मंदिर तो आप इससे पहले अभी पढ़कर आ ही रहे हैं। ठीक है ना, अभी पढ़ के आ रहे हैं। बाकी गुजरात में देखेंगे तो गुजरात में भी 2-3 मंदिर यहाँ पे हैं। कौन कौन से, एक तो आप देखेंगे यहाँ पर एक मंदिर फेमस है आपका मोढेरा का सूर्य मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर। फिर उसके बाद में गुजरात में आपका सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर। उसके अलावा रुक्मणी मंदिर आपका है यहीं पर, रुक्मणी मंदिर। तो ये आपके यहाँ मिल जाएंगे। बाकी रानी की वाव अगर बात करें तो भी गुजरात में ही है। ठीक है, रानी की वाव जो 100 रुपये नोट के पीछे है, रानी की वाव। उसके अलावा आप देखेंगे तो यही गुजरात में आपका रानी की वाव हो गया, मोढेरा का सूर्य मंदिर हो गया, सोमनाथ मंदिर हो गया, रुक्मणी मंदिर हो गया, माधवपुर मेला,
गुजरात में ही लगता है। ठीक है, पतंग महोत्सव यहीं पे होता है। नाग गुम्फन चित्रकला आपका गुजरात में ही है। ठीक है, उसके अलावा जो कच्छ उत्सव है वो भी आपका यहीं पे होता है। वनों, झीलों, वनों, झीलों, नदियों, वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुरक्षा करना और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना किस अनुच्छेद में एक मौलिक कर्तव्य है? किसमें एक क्या है? मौलिक कर्तव्य है। तो देखिए हमारा क्या है, संविधान में मौलिक कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं। क्या किए गए हैं? मौलिक कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि किसमें कौन सा क्या है, तो देखिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि 11 है ना, टोटल 11 है। पहले हालांकि नहीं थे। ठीक है, हालांकि पहले नहीं थे, लेकिन अब क्या हो गए हैं, 11 हो चुके हैं। ठीक है, 11 हो चुके हैं। तो आपसे पूछ लेगा कि भाई किसमें क्या है। तो ये जो वनों और झीलों का जो बात किया गया है कि हम मानव को भाई इसको देखना चाहिए, तो ये आपका आर्टिकल जो है वो कौन सा है? 51 क ई में है। यानी कि ये हमारा कौन सा है? पांचवा है। कौन सा है हमारा? ये पांचवा है। लेकिन अगर और भी हम देखें कि इनमें 4 हैं, तो इन चारों में और क्या है? इन चारों में और क्या है? तो जो आपका ये बी है, जो आपका बी है, इसमें ये कहा गया है कि स्वतंत्रता के लिए, ठीक है, जो संघर्ष किए गए, जो संघर्ष लोगों ने किया है, तो उनके आदर्शों को क्या करना है? प्रेरित करना है, उनको पालन करना है। ठीक है, ये बात बोली गई किसमें? आपसे बी वाले में बोली गई है। अब जो आपका एफ है, ठीक है, एफ का मतलब क्या हो गया आपका? 6 नंबर का, यानी 6 नंबर का। तो एफ में आप देखेंगे तो इसमें क्या है कि हमारी जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उसको क्या करना है? बचाए रखना है, संजोए रखना है। ठीक है, उनका ख्याल रखना है भाई, संस्कृति और सभ्यता का, ये बोला गया है उसमें। ठीक है, जो आपका 7वें नंबर का है, 7वें नंबर में हमने ये बोला है, तो जी का मतलब क्या है? 7 है। ये 6 4, तो ये आपका जी में आएगा भाई, 7वें नंबर पर। तो वन और झील जो आपके क्या है, ये 7वें में है। ठीक है, ये किस में है? वो 7वें में बोला गया है। ठीक है, ये 7वें में कहा गया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी जो आपका पहला है, जो आप अगर बात करते हैं कि देखिए आपका 251 ए के स्मॉल ए में क्या है? इसमें कहा गया है कि खासकर जो भारत की रक्षा करना है और जिसमें संविधान है, जो राष्ट्रध्वज है, उसका पालन करना है नहीं, उसका पालन करना है। तो ये बोला गया है 51 ए के स्मॉल ए में। भारत में मरीन बीच किस राज्य में स्थित है? भारत में जो मरीन बीच है वो किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, गोवा या महाराष्ट्र? तो मरीन बीच भारत का सबसे लंबा बीच है और वो कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु, तमिलनाडु के चेन्नई में। कहाँ पे है? चेन्नई में। कहाँ पे ये? तमिलनाडु के चेन्नई में है मरीन बीच। ठीक है, हालांकि यहाँ पे मैं थोड़ी और बात करूँ, देखो जो मरीन बीच है, ठीक है, जो मरीन बीच है, इसके बारे में ये ध्यान रखना कि ये भारत का सबसे लंबा बीच है। भारत का सबसे लंबा बीच है ये, भारत का सबसे लंबा बीच। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, सॉरी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो बोलते हैं एनएनपी, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, परिभाषित करने हेतु सही विकल्प है। तो देखिए इसमें होगा क्या कि एनएनपी इक्वल जीएनपी माइनस हास्य। हास्य मतलब होता है कमी। क्या होता है? कमी। तो इसके लिए सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका ए वाला क्या है? सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, क्योंकि एनएनपी। ठीक है, तो हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन आपको लगभग एक ही लग रहे हैं, है नहीं, तो यहाँ पे बस थोड़ा सा अंतर ये कि यहाँ पे बस प्लस कर ले। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रूस में चलने वाली एक शीतल हवा है, बुरान, मिस्ट्रल, विली विली, पैम्पेरो। अब देखो हवाएं दो प्रकार की होती हैं, गर्म होती हैं, ठीक है, और एक ठंडी हवा होती है। लेकिन जो रूस में हवा चलती है ठंडी हवा,
वो है बुरान। वो कौन सा है? बुरान। जो मिस्ट्रल हवा है ये खासकर चलती है स्पेन और फ्रांस वाले हिस्से में। कहाँ चलती है? स्पेन व फ्रांस वाले हिस्से में चलती है। ये भी ठंडी व शीतल हवा है। विली विली जो हवा ये चलती है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में हवा चलती है विली विली। ठीक है। और पैम्पेरो जो हवा चलती है ये चलती है अर्जेंटीना में। ये चलती है अर्जेंटीना में चलती है। ठीक है, अर्जेंटीना में, इसको ध्यान रखना। अब आइए, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1901, 1916, 1905 या 1939? जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ वो हुआ था कब? 1916 में। और जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था इसको हम लोग कांग्रेस और मतलब कांग्रेस और लीग समझौता भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कांग्रेस लीग समझौता भी कहते हैं। समझौता भी इसे कहते हैं क्योंकि कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थी ये दोनों आपस में सहमति से ये इनका विलय हो गया। ठीक है। और नरमपंथी और जो गर्मपंथी विचारधारा के लोग थे उनका भी एक बार इनका आपस में समझौता हो गया था इसी वाले में। तो इसमें जो आपके मजूमदार थे, ठीक है, वो इसके अध्यक्ष थे, खासकर एनजी मजूमदार। ये इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इस 1916 वाले में। ठीक है। और इसी में जो जो राजकुमार शुक्ल थे वो चंपारण से लखनऊ गांधी जी से मिलने भी आए थे। ठीक है, अपनी समस्या को लेकर आए थे। तो 1916 में ही आए थे। ठीक है। और इसी वाले अधिवेशन में जो बीजी तिलक हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, उन्होंने एक नारा भी दिया था कि स्वतंत्रता हमारे जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। वो इसी अधिवेशन में ये बात बोली थी। आगे देखिए, सांगकेन पर्व किस जनजाति के बौद्ध अनुयायी मनाते हैं? देखो, जो सांगकेन पर्व है ये मनाया जाता है एक जनजाति द्वारा, लेकिन वो बौद्ध अनुयायी है, मतलब बौद्ध धर्म को मानती है वो जनजाति। तो बोलेंगे कौन सी? आपातानी, खामटिस, गालो या चेचू? ठीक है। तो देखो, जो सांगकेन है वो एक बौद्ध पर्व है। कैसा है? बौद्ध पर्व है। और इसे खामटिस, कौन? खामटिस जनजाति के लोग मनाते हैं। ठीक है, खामती जनता के लोग मनाते हैं सांगकेन पर्व। तो सांगकेन जो पर्व है ये ध्यान रखेंगे, ये बौद्ध पर्व है। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित एक पर्व है। अब यहां पर देखेंगे आपातानी जनजाति के बारे में। तो आपातानी जनजाति एक ड्री महोत्सव मनाती है। कौन सी? ड्री महोत्सव। ठीक है, कहां पर? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाती है। खासकर वहां पे एक शून्य घाटी है, जीरो वैली है, वहां पे मनाती है। ठीक है। चेंचू जनजाति, तो ये जनजाति जो है ये तो आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5, 6, 7 या 4 वर्ष का? देखिए, जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग का आयोग के जो भी अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष, ठीक है, या फिर 65 वर्ष, या फिर 65 वर्ष। लेकिन जो सदस्य होंगे केंद्रीय निर्वाचन आयोग का, जो भी सदस्य होगा वो उसका कार्यकाल कितना होगा? सदस्यों की अगर बात करें, ठीक है, तो सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल वो 6 वर्ष या 62 वर्ष, ये इतना होता है। ठीक है। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग सभी को पता है किसके लिए? संविधान में जो भाग है वो कौन सा है? वो भाग आपको मिलेगा 15। कौन सा भाग? 15। और आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक का इसका उल्लेख किया गया है केंद्रीय निर्वाचन आयोग का। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक और क्या है? अर्ध न्यायिक, क्या है? संवैधानिक और एक अर्ध न्यायिक संस्था है।
केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना आपने पढ़ा ही था कि 24 जनवरी 1950 को हुआ था और इसके पहले अध्यक्ष सुकुमार सेन थे और इसकी पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो रमा देवी थी। ठीक है, तो ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग का काम होता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति या राज्यों की विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, इन सब का या राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव कराना, ये इसका काम है। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग, तो वर्तमान में हालांकि राजीव कुमार इसके अध्यक्ष हैं। रोहतांग दर्रा किस लिए प्रसिद्ध है? अटल सुरंग, जवाहर सुरंग, चेनानी सुरंग या इनमें से सभी? देखिए यहाँ पे जो अटल सुरंग है इसके लिए भाई फेमस है कौन सा? रोहतांग दर्रा। तो अटल जो सुरंग है इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है, जो लंबाई लंबाई है, लंबाई है वो है 9.02 किलोमीटर। ठीक है, और ये दर्रा है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये दर्रा कहाँ पे है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में हालांकि 3 दर्रे बहुत ही प्रसिद्ध हैं। एक तो बाड़ा लाचला दर्रा, बाड़ा लाचला दर्रा, एक है आपका सिप किला दर्रा और तीसरा कौन सा है? रोहतांग दर्रा। तो तीनों दर्रे ये आपके कहाँ पे हैं? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये तीनों कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, आपको ध्यान रखिए। अब जो जवाहर सुरंग और चिरानी नासरी सुरंग, ये दोनों जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में ये हैं आपकी सुरंग। ठीक है, तो आपको ध्यान रखिएगा रोहतांग दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, अगला देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान क्या है? अमरकंटक, अरावली, सारामत, सारामती होना चाहिए। ठीक है, बैतुल पठार। तो इसमें क्या है आपका? अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ी से। तो अमरकंटक पहाड़ी से 3 नदियां निकलती हैं एक ही पास से, लेकिन उनकी दिशा डिफरेंट है। तो एक अमरकंटक से नर्मदा निकलती है तो वो पश्चिम की ओर आ जाती है, सोन नदी निकलती है तो गंगा की तरफ चली जाती है, और एक जोहिला नदी है। ठीक है, जोहिला। तो अमरकंटक पहाड़ी से एक ही स्थान से, यानी कि अमरकंटक पहाड़ी से 3 नदियां निकलती हैं। ठीक है, 3 नदियां निकलती हैं एक ही स्थान से। गृह मंत्रालय का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? तो अर्धसैनिक बल कौन सा है सबसे पुराना, यानी कि आप बताएं। तो ये है क्या? असम राइफल। ठीक है, क्या? असम राइफल, सीआरपीएफ, एसएसबी या सीआईएसएफ? ठीक है, सीआईएसएफ। तो देखो इसमें आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? ए है। कौन सा है? असम राइफल। ये भारत का क्या है? सबसे पुराना क्या है? अर्धसैनिक एक बल है। तो जो असम राइफल है, असम राइफल का जो हेड क्वार्टर है वो आपका कहाँ पे है? शिलोंग में। कहाँ पे है? शिलोंग, यानी कि मेघालय। बाकी सभी का मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसका मुख्यालय कहाँ? शिलोंग में है। असम राइफल को हम लोग इसे कछार नेवी भी कहते हैं, वह पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी भी कहते हैं। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी भी कहते हैं। आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? रियल टाइम गुड सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सिस्टम, या इनमें से कोई नहीं। देखो आरटीजीएस क्या है? ये आरटीजीएस कहीं ना कहीं एक क्या? बैंकिंग, एक बैंक से दूसरे बैंक में ये वित्तीय लेन देन के लिए होता है। और आरटीजीएस में आप देखेंगे तो 2 लाख रुपए मिनिमम आप ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब 2 लाख से कम नहीं होगा, 2 लाख से ज़्यादा आपको करना पड़ेगा। तो आरटीजीएस तो बैंक टू बैंक, ये बैंक ये ट्रांसफर किया जाता है। तो ये है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम में ही भैया पैसा पूरा सेटल हो जाएगा। तो ये है आरटीजीएस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि न्यूनतम, न्यूनतम राशि कितना भेज सकते हैं? न्यूनतम राशि जो जाएगी वो 2 लाख जाएगी।
कब जाएगी, कितने जाएगी, 2 लाख रुपए जाएगी। ठीक है, बाकी वैसे देखेंगे जो हम लोग, एक यूपीआई भी होता है, यूपीआई। ठीक है, क्या होता है, यूपीआई। ठीक है, यूपीआई। तो हालांकि यूपीआई को 2008 में एनसीपीआई द्वारा इसे डेवलप किया गया था, लेकिन जो यूपीआई है इसे, यूपीआई को लॉन्च किया गया था 2016 में। 2016 में लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, तो एनसीपीआई के द्वारा, नेशनल कॉर्पोरेशन पेमेंट ऑफ इंडिया, लॉन्च किया गया था। यूपीआई में क्या होता है, इसमें कह सकते हैं कि वन टाइम, यानी एक दिन में 1 लाख रुपए तक आप ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि एक दिन में 1 लाख रुपए ही ट्रांसफर होगा। ठीक है ना, पूरे दिन में 1 लाख रुपए ही ट्रांसफर होगा यूपीआई के माध्यम से। ठीक है, तो यूपीआई कितने वर्ष में, 1 लाख रुपए प्रति दिन आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, 1 लाख रुपए प्रति दिन आप ट्रांसफर कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा आपने देखा और भी सारे आधार इनेबल भी होते हैं। ठीक है, बाकी इमीडिएट पेमेंट सिस्टम भी होता है। ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं आपको करने के। तो ये क्या, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका क्या है, पूरा नाम होता है। एक एनएफटी होता है, आपने सुना होगा, एन ई NEFT, इसका मतलब क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये क्या, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, तो इसके माध्यम से भी पैसा ट्रांसफर किया जाता है। आगे देखिए, इंटरनेट का जनक माना जाता है किसे, विंडसर्फ को, किल्वी को, चार्ल्स बेबेज को, या फिर पास्कल को। ठीक है, या फिर पास्कल को। तो इंटरनेट का जनक, देखो यहाँ पे इंटरनेट की जनक की बात बोला है, तो विंडसर्फ को माना जाता है। किसे माना जाता है, विंडसर्फ को। चार्ल्स बेबेज तो फिर वो कंप्यूटर के जनक हो जाएंगे, है नी। JS किल्वी की बात करें तो इन्होंने चिप जो होता है ना, उसका विकास किया था। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुई है, मलेशिया, सिंगापुर, चीन या रूस। तो आपने देखा ही था, अभी जो डी गुकेश हैं उन्होंने ही जीता है चीन के प्रतिद्वंदी को हराकर। ठीक है ना, तो ये किसने जीता है 2024 में, तो ये 2024 का है। ठीक है, ये है, इस विजेता कौन रहे हैं, वो है डी गुकेश। कहाँ के हैं, तो ये चेन्नई के हैं, नहीं कहाँ के हैं, चेन्नई के हैं। तो इन्होंने चीन के प्रतिद्वंदी को हराया है, लीरेन करके उनका नाम कुछ है। ठीक है, लीरेन, उनको हराया है। तो ये सिंगापुर में आयोजित हुआ है। हाल ही में अमेरिका के किस शहर को आग लगने से काफी हानि हुई है। अभी आपने देखा कि अमेरिका में, ठीक है, आग वहाँ पे लगे, जिसकी वजह से वहाँ बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वहाँ के बहुत सारे जो कह सकते हैं हॉलीवुड के भी जो बहुत सारे एक्टर थे, उनके भी घर उसमें जल गए, बहुत सारी हानि हो गई है भाई। तो कैलिफोर्निया वहाँ का क्या एक प्रांत है, उसी हिस्से में क्या आग लगी है, जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हो गया है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पूछ रहा है, अफ्रीका, यूरोप, एशिया या उत्तरी अमेरिका। तो भाई यहाँ पे तो बिल्कुल पूछ लिया, और तो देश पूछता है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है आपसे, महाद्वीप ही पूछ लिया, तो ये तो और ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा आपका, यूरोप में हो जाएगा। यूरोप में कहाँ हो जाएगा, तो पेरिस, फ्रांस। कहाँ पे होगा, पेरिस, फ्रांस। ठीक है, यहाँ पे है। तो ये आपके कितने थे टोटल, 20 क्वेश्चन थे। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई हुई। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।